हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया। ठीक, तो आज हम वेक्टर अलजेब्रा की सेकंड वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन वेक्टर कैलकुलेशन या वेक्टर अलजेब्रा। किसी किसी बुक्स में इनको टाइप ऑफ वेक्टर भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहला जो टाइप हम पढ़ेंगे यहाँ पे वो पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर। टेक यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। टेक आगे आपका 12th में ये बहुत ही काम आने वाला है। ठीक, अब ये यूनिट वेक्टर होता क्या है इसको पहले थोड़ा ध्यान से समझते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास एक वेक्टर है, ये सब नोटेशन वगैरह हम वेक्टर का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर। ठीक है, अब अगर हमें बोला जाए कि भाई इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमें बताना है, ठीक, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? तो इसका यूनिट वेक्टर जो होगा बेटा, वो यूनिट वेक्टर का सिंबल क्या होता है? ये कैप लगा देते हैं ऊपर, दिस इज सिंबल ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इसको डिनोट करते हैं ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसलिए इसको बोला जाता है यूनिट वेक्टर। क्यों बोला? देखो ध्यान से समझो कि जब मैं ए वेक्टर की बात करूंगा तो ए वेक्टर के पास क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन, और इसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड। अब ये मैग्नीट्यूड तो दोनों एक ही वेक्टर के हैं ना, तो दोनों की वैल्यू बराबर होगी। तो सेम क्वांटिटी को जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। इसका मतलब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1, इसलिए इसको यूनिट बोला गया है। ठीक, और इसके पास क्या बचेगा? डायरेक्शन बचेगा। तो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर कौन सा डायरेक्शन होगा? जो इस वेक्टर का डायरेक्शन होगा, ऑब्वियसली वही डायरेक्शन तो बचेगा यहाँ पे। तो इसका मतलब अगर मैं ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर की बात करूँ तो ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर के पास भी यही डायरेक्शन होगा जो ए वेक्टर के पास है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर? आगे बात समझ में? अब इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से समझते हैं। ठीक, कि देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर। अब सपोज करो मुझे किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में पता है, और मुझे उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर भी पता है। अगर मुझे किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में पता है और मुझे उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर भी पता है, तो क्या मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके वेक्टर ऑब्टेन नहीं कर सकता? देखो ध्यान से, समझ में आ गई बात? तो देखो इस यूनिट वेक्टर ने यहां पे क्या काम किया? मैग्नीट्यूड तो इसके पास ऑलरेडी था, इस यूनिट वेक्टर ने इसको क्या प्रोवाइड कराया? डायरेक्शन। और ये किस में कन्वर्ट हो गया? वेक्टर में। तो समझो यूनिट वेक्टर क्या होता है? इट इज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1। कैसे निकालते हैं? वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर करके। इसका यूज क्या है? इट इज यूज टू प्रोवाइड डायरेक्शन टू अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ये डायरेक्शन प्रोवाइड करने के काम आता है, और डायरेक्शन प्रोवाइड करके वो मैग्नीट्यूड किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? अपनी वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो यूज टू कन्वर्ट मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी इनटू इट्स वेक्टर फॉर्म। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड को उसकी वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के काम आता है यूनिट वेक्टर। आगे बात समझ में? ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट ईयर क्या होगा, या बहुत से ऐसे क्वांटिटीज होती है जिनकी का हमें मैग्नीट्यूड दिया होता है। जैसे फोर्स है, फोर्स का तो क्या दिया होगा? मैग्नीट्यूड दिया होगा। तो हमें उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो हमें क्या करना होगा? उसके यूनिट वेक्टर से क्या करके मल्टीप्लाई करके हम उसको क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। तो इसलिए यूनिट वेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक, अब देखो समझते हैं कि हमारे पास यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर होते हैं, यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर्स। अब यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? देखो हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन में 3 एक्सेस होती हैं। जनरली क्या होती हैं? एक्स वाई जेड। देखो 3 डायमेंशन में क्या होती है? एक्स वाई जेड एक्सेस होती है ना हमारे पास। देखो एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और
जेड एक्सिस। तो यूनिट वेक्टर ऑब्वियसली जो है डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम आता है। तो हमने क्या किया, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इनके लिए यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दिए। ठीक, जैसे मान लो कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर डिफाइन किया है दैट इज आई, इसको बोलते हैं आई कैप। ठीक है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर डिफाइन किया वो क्या होगा, जे कैप। एंड जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो डिफाइन किया है वो क्या होगा, के कैप। तो दिस आई जे के आर कॉल्ड यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर्स। ठीक, अब ऑब्वियसली पॉजिटिव एक्स में अगर आई कैप है तो नेगेटिव एक्स में क्या होगा, माइनस आई कैप। वेक्टर में तो नेगेटिव हो जाता है ना, जब बताया था लास्ट वीडियो में, जब उसका डायरेक्शन अपोजिट करते हैं तो अगर माइनस एक्स की तरफ कोई जा रहा है तो उसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस आई कैप। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ के बात। क्योंकि हमारे पास क्या होगा, कई बार कोऑर्डिनेट प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट दिए होंगे 2, 3, 5 या फिर समथिंग 2D में 3D में कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, तो हमें उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर्स क्या है हमारे पास, आई जे के। आई किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के लिए, वाई के लिए जे और जेड के लिए के। ठीक, आगे बात समझें। अभी जो नेक्स्ट टाइप हम इसमें पढ़ेंगे तो उसमें हमें क्लियर हो जाएगी कि भाई इनका पर्पस क्या है। ठीक, चलिए तो आज देखते हैं सेकंड टाइप जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर। इसमें हमें यूनिट वेक्टर में जो यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर है उनका यूज यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ से, तो सपोज हम मान लेते हैं कि भाई हम 2 डायमेंशनल प्लेन लेते हैं, 3D भी ले सकते, 3 डायमेंशनल भी ले सकते हैं, पर आपको समझने के लिए थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, 2 डायमेंशनल ले लेते हैं, एक्स वाई। सपोज एक पार्टिकल हमारा यहाँ पे है, सपोज एक पार्टिकल हमारा यहाँ पे, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं एक्स कॉमा वाई। ये स्मॉल एक्स क्या बताएगा कि भाई एक्स एक्सिस पे कितना चला, वाई क्या बताएगा, वाई एक्सिस पे कितना चला। इतना समझ में आता है। ठीक, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि तो देखो ये होता है रेफरेंस पॉइंट, और इसके लिए हम ओरिजिन को क्या लेके चलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। तो पोजीशन वेक्टर रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। कोऑर्डिनेट प्लेन में जनरली रेफरेंस पॉइंट किसको मानते हैं, ओरिजिन को। ठीक, तो देखो ये जो वेक्टर हमारे पास आएगा, ये पॉइंट यहाँ पर लेना है, ये जो वेक्टर हमारे पास आएगा इसको समझ लीजिए नाम दे देते हैं पी पॉइंट ना। तो ओपी वेक्टर जो हमारे पास आएगा दिस इज पोजीशन वेक्टर। ठीक, तो ओपी वेक्टर, इसको एक और कुछ और भी नाम दे सकते, सपोज इसको आर वेक्टर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, आर वेक्टर। ठीक, तो इसको बोलते हैं आर वेक्टर। तो ये जो आर वेक्टर होगा हमारा, ये पोजीशन वेक्टर होगा। तो ऑब्वियसली अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक, अब वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। तो ये एक्स एक्सिस पे कितना चला, ये x चला, और y एक्सिस पे कितना चला, y। तो अब इसको x y तो नहीं लिख सकते ना, मतलब इसको भी, इन दोनों को भी हमें किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि 2 वेक्टर को ऐड करके तभी तो वेक्टर मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या काम आएंगे, वो यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर। देखो यूनिट वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, वेक्टर फॉर्म मिल जाता है। तो x की तरफ के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है हमारे पास, आई कैप है, और ये पॉजिटिव x में है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, आई कैप से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये क्या मिल जाएगा, x डायरेक्शन में वेक्टर फॉर्म मिल जाएगी इसकी, समझिए। तो ये काम था यूनिट वेक्टर का। अगर देखो x की तरफ पता है हमें, तो डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हमें पता है, इसलिए तो हमने इसको माना था। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स आई कैप। ठीक है, अब y एक्सिस में कितना चला, y, तो वेक्टर फॉर्म में कितना हो जाएगा ये, y जे कैप। देखो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके हमने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, वेक्टर फॉर्म में। आगे बात समझ में। ठीक, तो देखो r वेक्टर कितना मिला हमें, पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर का यूज क्या है। ठीक, अगर ये 3 डायमेंशनल में होता, तो अगर ऐसे कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होते तो आर वेक्टर क्या हो जाता, हो जाता एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। सपोज ऐसे होता ना, देखो समझो, अगर ऐसे होता किसी प्लेन में, ये ऐसे क्यू वो बना दो, क्या बोलते हैं इसको, क्यूबॉइड। ठीक है, और यहाँ पे ओरिजिन होता और ये एक्स वाई जेड यहाँ कहीं पे होता, बीच में कहीं पे होता है, ऐसे समझो रूम में बीच में कहीं पे। ठीक है, तो क्या हो जाता है, एक्स में एक्स चलता है, वाई में स्मॉल वाई और जेड में स्मॉल जेड। तो फॉर्म क्या हो जाती, ये हो जाती। ठीक, अब देखो अगर मैं अब इसके वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करूं
मैग्नीट्यूड क्या बताता है? लेंथ। फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, लेंथ ही तो बताता है। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो देखो हम ना अगर थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज़ करें तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था, याद है? ओपी का मैग्नीट्यूड यही तो होगा, क्या होता था? अंडर रूट x2 माइनस x1। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,0। तो ठीक है, x माइनस 0 कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो ठीक है, हमें एक सिंपल सी बात समझनी है कि जब हमें इनका मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो हम क्या कर देते हैं, सबका स्क्वायर करके क्या कर देंगे, रूट करके ऐड कर देंगे। अब इसको हम मैथ के डिस्टेंस फॉर्मूला से भी समझ सकते हैं। 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। वही चीज़ तो है, समझ गए? आगे बात समझ में? तो यही चीज़ क्या बता दी कि मैग्नीट्यूड। पर यहाँ पे हम सिंपल अपने सिंपलिसिटी के लिए समझ लेते हैं कि हमें क्या करना है, जो आई जे के के साथ जो भी दे रखा है सबको स्क्वायर करके क्या कर देना है, रूट के अंदर ऐड कर देना है। जैसे सपोज करो 3D में है तो 3D में इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ? सीधा सीधा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अगर ये आई जे के की फॉर्म में हमें कोई वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या वो कर सकते हैं हम, उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा सीधा उसको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे रूट के अंदर। ठीक, आगे बात समझ में? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, चलिए जो थर्ड टाइप हमने पढ़ना है वो पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, तो उसको डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोट करेंगे। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करेगा। ठीक, आ जाओ। सपोज कोई पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे था, ठीक, तो अभी पोजीशन वेक्टर निकालना हमने सीखा है। ठीक है, क्या होगा पोजीशन वेक्टर इसका? सपोज इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। ठीक है, x1, y1 और इस पॉइंट को मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं O, या फिर R1 वेक्टर भी ले सकते हैं। ठीक, तो ये OP वेक्टर या R1 वेक्टर क्या हो जाएगा, या R1 वेक्टर क्या हो जाएगा बताना जरा लास्ट वाले के हिसाब से। x1 i कैप प्लस y1 j कैप। 2 डायमेंशन में ले रहे हैं, प्लेन में ले रहे हैं। ठीक है, ये कौन सी एक्सिस है? x, ये कौन सी एक्सिस है? y। ठीक, आगे बात समझ में? अब सपोज कि ये पॉइंट यहाँ से मूव करके किसी दूसरे पॉइंट पे चला गया। सपोज कि यहाँ से मूव करके कहाँ चला गया, इस Q पॉइंट पे चला गया। कहाँ चला गया? Q पे। कोऑर्डिनेट x2, y2। तो अब इसकी पोजीशन चेंज हो गई। ठीक, तो ये जो OQ वेक्टर होगा ये भी तो एक तरह का क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा हमारा। आई बात समझ में? तो इसको मान लेते हैं R2 वेक्टर। अब ये R2 वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी? ध्यान से देखो, OQ वेक्टर या फिर बोल सकते हैं इसको R2 वेक्टर। इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो x2 i कैप प्लस y2 j कैप। होगी कि नहीं होगी? अब हमें बताना है कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका यहाँ पे। अब डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए देखो इसको 2 तरीके से हम समझ सकते हैं। पहले नॉर्मल समझते हैं। ठीक है, देखो एक्स एक्सिस पे कितना चला ये, अगर हम यहाँ से इसको देखें तो एक्स एक्सिस पे ये लेंथ चला है, ये लेंथ चला है एक्स एक्सिस पे। अब ये लेंथ कितनी होगी? देखो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा x2 और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा x1। तो ये चलेगा x2 माइनस x1। एक्स एक्सिस पे कितना चला? x2 माइनस x1। ठीक, y एक्सिस पे देखो कितना चला, यहाँ से यहाँ तक y1, यहाँ से यहाँ तक y2। तो ये कितना चला? y2 माइनस y1। यानी मुझे इंडिविजुअल एक्सिस पे इनका डिस्प्लेसमेंट पता है। ठीक, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ भाई कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज PQ। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? PQ हुआ ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका PQ वेक्टर दैट इज रिटन एज क्या हो जाएगा? डायरेक्टली लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का i कैप प्लस y2 माइनस y1 और कौन सी एक्सिस पे है? y एक्सिस पे, तो इसलिए आ जाएगा j कैप। तो ये आ गया, डायरेक्टली आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इंडिविजुअल एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट हमें पता था। ठीक, आगे बात समझ में? अब इसके अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या बताएगा? इसकी लेंथ। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका मैंने सीखा था अभी। क्या होता है? PQ का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? हो जाएगा अंडर रूट और x2 माइनस x1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो निकल गया मैग्नीट्यूड। ठीक, आगे बात समझ में?
अब इसको समझने का एक सेकंड मेथड भी है जिसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये हम अभी जो है नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे ट्रायंगल लॉ, पर यहाँ पे थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। ट्रायंगल लॉ ये बोलता है कि जो साइक्लिक ऑर्डर में जो वेक्टर आते हैं, साइक्लिक मतलब देखो जैसे ये गया यहाँ से यहाँ, यहाँ पे खत्म, यहाँ से दूसरा शुरू, इसको बोलते हैं साइक्लिक ऑर्डर, ठीक। तो साइक्लिक ऑर्डर में अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड पे वेक्टर को डिनोट कर रही हैं, तो जो साइक्लिक ऑर्डर में वेक्टर आते हैं दैट है R1 प्लस PQ वेक्टर, उनका सम थर्ड वेक्टर जो उसके अपोजिट ऑर्डर में है। ये साइक्लिक में देखो, ये इसके अपोजिट है, अगर साइक्लिक होता तो इधर आ जाता ना, ठीक है, इसके अपोजिट ऑर्डर में है तो वो उसके सम के बराबर हो जाता है। ये ट्रायंगल लॉ में पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक। तो देखो समझो इसको कैसे, थोड़ा सा PQ वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। तो R2 माइनस R1 करेंगे, देखो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट को x के साथ ही तो माइनस करेंगे, देखो R2 माइनस I1, तो x2 माइनस x1 होगा क्योंकि दोनों में i कैप है, देखो x2 माइनस x1 i कैप, और y वाले देखो y2 और y1, तो y2 माइनस y1 j कैप। तो यहाँ से भी हम इसको कर सकते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और ये सारे जो एडिशन के लॉज हैं, हम और भी लॉज होते हैं, पॉलीगन लॉ, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल आई थिंक आपको डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा। ये डिस्प्लेसमेंट की लेंथ क्या बताती है, ये इस वेक्टर की लेंथ, ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक। डिस्प्लेसमेंट पता है ना, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, वही है, ठीक। तो आ गया समझ में। तो तीन टाइप के वेक्टर हो गए हमारे पास, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स इक्वल कब कहलाएंगे? सोचिए कि वेक्टर के पास, हमारे पास दो चीज़ होती है वेक्टर के पास, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। जब ये दोनों चीज़ें दो वेक्टर्स के इक्वल हो जाएंगी तभी हम उनके क्या बोल सकते हैं, इक्वल वेक्टर। तो लाइक दिस, देखो कि दो वेक्टर, अगर हम ग्राफिकली बात करें तो दो वेक्टर की क्या होनी चाहिए, लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए और उनका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, ठीक है, तभी कहलाएंगे वो इक्वल वेक्टर, ठीक है। समझिए बात, इसका मतलब क्या है, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तभी कहलाएंगे वो इक्वल वेक्टर, ठीक। अगर डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड कुछ भी चेंज हो गया, या इसकी लेंथ ही चेंज होगी, मान लो ऐसे और फिर ऐसे हो गया, तो अब ये इक्वल नहीं रह जाएगा, ठीक है, समझिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर क्या होगा, ये तो सिंपल समझ सकते हैं। अनइक्वल वेक्टर्स, अनइक्वल वेक्टर क्या होगा कि डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड में से कुछ भी चेंज हो गया, ठीक है, डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड से कुछ भी चेंज हो गया। जैसे मान लीजिए ये, तो ये भी अनइक्वल वेक्टर है, पैरेलल है लेकिन अनइक्वल है, ठीक। अब अगर मैग्नीट्यूड मान लो सेम रहा और डायरेक्शन रिवर्स हो गया तो ये भी अनइक्वल है। मतलब दो वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में कुछ भी चेंज हो गया तो वो क्या हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा, समझ गए, ठीक। मान लीजिए एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, तो ये तो ऑब्वियसली अनइक्वल है ही, ठीक। आगे बात समझ में। चलिए अब नेक्स्ट जो बात करते हैं हम, वो है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। पैरेलल वेक्टर क्या होंगे बेटा, कि ऐसे वेक्टर जिनके बीच में 0 डिग्री का एंगल हो। एंगल निकालना सीखा था हमने, ठीक। 0 डिग्री का एंगल का मतलब है कि हम बोल सकते हैं भाई थीटा 0 होना चाहिए। इट मीन्स सेम डायरेक्शन, ऐसे वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम हो, इसका मतलब एंगल 0 हो उनके दो वेक्टर्स के बीच में, तो दोज वेक्टर आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। देखो जैसे समझो कि ये वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल वेक्टर। अब समझो कि ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल, क्योंकि सबका डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है। लेकिन देखो ये भी तो पैरेलल है लेकिन ये इक्वल वेक्टर नहीं है। तो यहाँ से हमें एक टर्म समझ में आती है कि ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल बट नॉट ऑल पैरेलल वेक्टर आर इक्वल। मतलब सारे पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं होते, लेकिन सारे इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर होते हैं। बस कंडीशन क्या है पैरेलल वेक्टर के लिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। इट मीन्स अगर एंगल में टर्म्स में बात करें तो एंगल 0 होना चाहिए, ठीक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट
अब क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होगा कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, एंगल क्या होगा 180 डिग्री। इसका मतलब एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, दो वेक्टर एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो क्या होंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर। देखो ध्यान से, जैसे ये एंटी पैरेलल वेक्टर। अब ये तो कभी इक्वल वेक्टर नहीं हो सकते ना, क्योंकि डायरेक्शन तो अपोजिट ही है। अब चाहे मैग्नीट्यूड कम हो चाहे ज़्यादा हो एक दूसरे का। ठीक है, ये भी एंटी पैरेलल वेक्टर है, चाहे मैग्नीट्यूड दूसरे का कम है कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एंगल 180 डिग्री है दोनों के बीच में तो वो क्या कहलाएंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर। इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, चलिए जो नेक्स्ट वेक्टर हम डिस्कस करेंगे दैट इज नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर या फिर नेगेटिव वेक्टर। ठीक, अब नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या है कि देखो ध्यान से, को हमने फर्स्ट वीडियो में क्या पढ़ा था कि अगर मैं किसी वेक्टर को एग्जैक्टली अपोजिट कर दूं तो मान लीजिए ये ए वेक्टर है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर। सिंपल सी बात। ठीक, तो अगर हम किसी वेक्टर का डायरेक्शन एग्जैक्टली रिवर्स कर देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। इसका मतलब ए वेक्टर और उसके नेगेटिव में कितने डिग्री का एंगल होगा, 180 डिग्री का एंगल होगा ना। ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर में कितने डिग्री का एंगल होगा, 180 डिग्री का। तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब है कि हम वेक्टर का डायरेक्शन एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। तो इनको हम एंटी पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक, अब इसको समझते हैं आगे। देखो एक और नेक्स्ट वेक्टर से समझिएगा कि अगर हम बोले नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या है कि सोचो कि अगर हम किसी वेक्टर में उसके एग्जैक्टली नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दें। देखो अगर मैं बात करूँ कि भाई ए वेक्टर में अगर मैं माइनस ए वेक्टर ऐड कर दूँ तो मुझे मेरा मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह के वेक्टर को बोला जाता है नल वेक्टर। ठीक, समझ में आ गया। अब बात करें यार ये वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो नल वेक्टर का डायरेक्शन को हम बोल देते हैं आर्बिट्री डायरेक्शन। आर्बिट्री डायरेक्शन, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0 का। डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आर्बिट्री डायरेक्शन। ठीक है, और मैग्नीट्यूड कितना होगा, 0। तो ऐसे वेक्टर को बोलेंगे नल वेक्टर। ठीक, अब जो वेक्टर स्टार्ट होंगे वो को से स्टार्ट होंगे जनरली। ठीक है, जैसे सबसे पहला वेक्टर है 10th, वो है को इनिशियल। इनके नाम से ही हमें समझ में आ जाएगा क्या चीज़ है। ठीक है, को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, को इनिशियल वेक्टर मतलब इनिशियल मतलब इनिशियल पॉइंट वेक्टर्स का क्या होगा, सेम होगा। इस टाइप के वेक्टर जो एक ही पॉइंट से क्या कर रहे होंगे, ओरिजिनेट हो रहे होंगे, दीज वेक्टर आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। अब ऐसे वेक्टर कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वेक्टर्स जो एक पॉइंट से स्टार्ट हो सकते हैं उनको क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। ठीक, चलिए नेक्स्ट, को टर्मिनस वेक्टर। को टर्मिनस में, टर्मिनस मतलब टर्मिनेट। ठीक है, ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहे होंगे, देखो हेड है ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं। ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहे होंगे उनको बोलते हैं को टर्मिनस वेक्टर। अब इनकी भी पॉसिबिलिटी क्या है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वेक्टर एक पॉइंट पे टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर जो एक सिंगल लाइन में एग्जिस्ट करेंगे। ऐसे ये सिंगल लाइन है तो इस लाइन में जो वेक्टर एग्जिस्ट करेंगे दीज वेक्टर आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, सिंगल एक लाइन में एग्जिस्ट करेंगे जो वेक्टर उनको क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकता है लेकिन एक लाइन में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट जो लास्ट वेक्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर का मतलब क्या है कि जो एक सिंगल प्लेन में एग्जिस्ट करे। प्लेन क्या होता है, जैसे एक्स वाई जेड है तो ये एक्स वाई क्या है, एक प्लेन ही तो है। तो जितने वेक्टर, अब चाहे उनका डायरेक्शन कुछ भी हो, जितने वेक्टर इस प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे ऑल आर कोप्लेनर। ठीक, आगे बात समझ में। तो जितने वेक्टर के बारे में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमारी यूज़ होती है जनरली बुक्स में, इसको टाइप ऑफ वेक्टर भी बोल दिया जाता है, लेकिन एक्चुअली में टाइप ऑफ वेक्टर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है वेक्टर 1 में। ठीक है,
तो ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने यूज़ करी हैं वेक्टर की, ये काफ़ी ज़्यादा वेक्टर्स में यूज़ होंगी। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ो, समझो। ठीक है, तो अब हमने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक, ओके, गुड लक, बाय।